नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। कमोडिटी से जुड़े आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हम अपने सवाल व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल आप भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। अपने सवाल आप भेजें, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। जो भी जवाब आपको मिलता है उनको आप उसी तरीके से फॉलो करें। जो भी एंट्री लेवल, जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए जाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और साथ ही आप अपने पर्सनल जो एडवाइजर्स होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनकी भी सलाह आप ज़रूर लें, खुद की भी रिसर्च ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे। आज गोल्ड और सिल्वर पे हमने एक पोल किया है, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय जानी है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से पूछा कि गोल्ड अगले एक साल में कहां तक जा सकता है, तो वो आपको बता देते हैं। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि गोल्ड यहां पर 80,000 के पार निकल सकता है। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टारगेट एक साल के लिए आया है 5 पैसा कैपिटल की तरफ से। उनको लगता है कि 90,000 भी सोना एक साल में ऊपरी लेवल हो सकता है। बीच बीच में हो सकता है कि आपको करेक्शन भी मिले, नीचे का भाव भी एंट्री के लिए मिले। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ 88,000। इसके अलावा जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है 82 से 80,000 के बीच में बता रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस को कम तेजी लगती है। उसमें मोतीलाल ओसवाल का एक साल का टारगेट 76,000 का है, कुबर्जी ग्रुप का 78,200, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 78,000 का। वहीं चांदी को लेकर हमने यही सवाल पूछा कि अगले एक साल में चांदी का ऊपरी लेवल वो क्या देखते हैं। केडिया कमोडिटी सबसे ज़्यादा बुलिश हैं चांदी पर। उनको लगता है कि चांदी 1,30,000 रुपए तक एक साल में हो सकती है। ये टॉप लेवल है, ये नहीं कि यही लेवल आपको दिखे अगले एक साल में। नीचे आपको और भी नीचे मौके मिलेंगे जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है एक साल का चांदी का, वो है 1,25,000 का। एसएमसी ग्लोबल का भी 1,25 का, मोतीलाल ओसवाल का 1,15 का, एक्सिस सिक्योरिटीज़ और पैराडाइम कमोडिटी 5 पैसा कैपिटल का 1,10,000 का चांदी का एक साल के लिए टारगेट है। वहीं कुबर्जी ग्रुप 1,09,000 और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लगता है कि चांदी 1,00,000 रुपए के पार अगले एक साल में निकल सकती है। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान है चांदी पर। सबसे पहले उनसे राय ले लेते हैं। राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। राहुल जी बताइए, आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर? अगले एक साल में चांदी का टॉप आप कहां पर जाते हुए देखते हैं? नीचे के लेवल भी बता दीजिए और ऊपर में एमसीएक्स पर बताइएगा। एमसेक्स पे हमें जो लग रहा है ना, चांदी ऊपर में 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक आ सकती है। और चांदी एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो उसमें वॉलेटिलिटी कंसिस्टेंसी रहने वाली है। निचली स्तरों पे काफी अच्छे मौके मिलेंगे चांदी को लेने के लिए, मगर ऊपर के स्तर में 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक लगती है चांदी ऊपर में आ सकती है। और अगर वो 1,30 आ सकती है तो उससे पहले नीचे का लेवल कहां? अगर किसी को खरीदारी 1,30 के लिए करनी है तो किन स्तरों तक वेट करना चाहिए राहुल जी? ये अभी जो हमें जो दिख रहा है कंट्रीली, कि नेक्स्ट एक आध महीने चांदी रेंज बाउंड रहेगी। नीचे में 88,000, ऊपर में 92,000, ये रेंज चलेगी। ये रेंज में चांदी चलेगी। तो या तो 92 की रेंज ऊपर तोड़ेगी तब चांदी बढ़ेगी, या नीचे में 88 तोड़ेगी तो नीचे में चांस मिलेगा चांदी लेने के लिए। मगर 86 से लेके 88,000 बहुत अच्छी रेंज है बाइंग करने के लिए। नीचे में लास्ट 15 दिन के अंदर चांदी में 81,000 भी दिखाई थी, जो बहुत ही अच्छे स्तर थे चांदी बाइंग करने के लिए। मगर मौके मिलेंगे चांदी में बाइंग के, काफी मौके मिलेंगे। सर एक सवाल भी एक दर्शक बार बार सवाल कर रहे हैं। ये 90,215 रुपए में इन्होंने 3 लॉट चांदी बाई किया है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें। भूपेश जी आप बता दीजिए, टेक्निकली आप इनको समझाइए। 90,215 की बाइंग है चांदी, लॉस हो रहा है अभी, क्या करें? रुकना चाहिए? इनके लेवल के ऊपर चांदी आएगी क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी, नमस्कार सबसे सर। पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चांदी की बात करते हैं, चांदी की बात करें तो चांदी का बाजार 90,200 के आसपास मुझे लगता है कि भाव बहुत आसानी से आ सकते हैं, परंतु हाल फिलहाल आज अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चांदी में एक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि 88,200 के लेवल्स को की लेवल्स मान के चलना चाहिए।
अगर बाजार इस भाव के नीचे जाता है तो बाजार में गिरावट और भी बढ़ सकती है, अन्यथा बाजार में भाव दोबारा देखने को मिलेंगे 90,300 भी और 90,700 भी। इनका नाम है अमित है, इन्होंने आगरा से ये सवाल भेजा है कि 90,215 की बाइंग है चांदी, आप क्या सलाह देंगे, इनको रुकना चाहिए क्या प्रथमेश जी? आई थिंक आज के करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से ये जो वीकनेस है ये एक्सटेंड हो सकती है मेरे ख्याल से अराउंड 88,000 तक। तो यस, यहाँ पे ये एवरेज करे और इनका जो वैल्यू, इनका जो प्राइस है वो एवरेज अच्छे तरीके से हो जाएगा और ऊपर में इनको इनका भाव जो है जल्द देखने को मिल सकता है। ये सलाह आपके लिए चांदी पर आ गई है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या लग रहा है आपको प्रथमेश जी, किस तरह की चाल गोल्ड की यहाँ से दिख रही है आपको? आई थिंक इंटरेस्ट रेट कट्स और गोल्ड का अगेन कॉन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट्स के चलते गोल्ड में मोमेंटम काफी अच्छा आया है और मेरे ख्याल से गोल्ड में यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो है हाल फिलहाल के लिए 74,400 से लेकर 74,600 तक इसको बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। मेरे ख्याल से 74,000 74,100 ये रेंज में बाई करना चाहिए, 74,000 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 74,300 और 74,400 के लिए रहेंगे। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महेश अग्रवाल हैं, ये गोल्ड पर जाना चाह रहे हैं कि गोल्ड में क्या करें, गोल्ड का व्यू जानना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए भूपेश जी, गोल्ड में क्या लग रहा है यहाँ से आपको? जी सर, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का चार्ट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड और सभी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनल पैरामीटर पर देखेंगे तो जब तक गोल्ड वायदा 2610 के ऊपर चल रहा है डॉलर टर्म्स में, तब तक इसमें तेजी लगातार बरकरार रहेगी और अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि बाजार 2652, 2710 तक के भाव बहुत आसानी से दिखाएगा। वहीं एमसीएक्स की बात करें तो बाजार में वेरी शॉर्ट टर्म के लेवल पकड़ के चलते हैं 73,800 के ऊपर जब तक गोल्ड का वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। उम्मीद है कि 74,500 के ऊपर सस्टेन करने पर 75,500, 76,200 के भी लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। चलिए, एक और सवाल इन्होंने भेजा है अमित जी ने आगरा से कि 89,245 पर क्या चांदी खरीदना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप प्रथमेश जी? 89,245 के आसपास क्या चांदी खरीदे क्या? आई थिंक इनको डिप्स मिलेगी, वहां पे एक्यूमुलेट करे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवर प्राइस दिख रहा है, करेक्शन हुआ है आज के सेशन में। मेरे ख्याल से ये और एक्सटेंड हो सकती है 88,500 और 88,000 तक। प्लीज वेट करे, अभी फिलहाल यहाँ पे जंप ना करे। तो लगता है कि और वेट करें, नीचे के लेवल पे 88,700 पे खरीदे बेहतर होगा, फिर 90,150 का टारगेट और आपके जो बाइंग के प्राइस है वहां तक भी चांदी जा सकती है। अब एक सवाल राहुल जी, आप बताइए, चांदी अगर पूरे साल के लिए, आपने एक साल के लिए तो 130 का टारगेट दिया है, लेकिन आप कहां तक जाते देख रहे हैं? चांदी नीचे में कहां तक फिसल सकती है? वापस से 80,000 तक भी आ सकती है क्या एक साल में? काफी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि चांदी नीचे आएगी कि नहीं आएगी। इसी साल में चांदी कम से कम 3 से 4 बार 80,000 के पास आके वापस बाउंस दी है। तो वॉलेटाइल कमोडिटी वॉलेटाइल है, तो आप इसमें आप कभी टाइम नहीं कर सकते हो कि चांदी मैं 80,000 में बाइंग कर पाऊंगा। हर लेवल पे छोटा छोटा बाइंग कर सकते हैं और ऊपर इस तरह पे अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। अभी जो फिलहाल हमें जो दिख रहा है ना, 88,000 के नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में 92,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये 92,000 तोड़ता है तो ऊपर चांदी और चल बढ़ सकती है, और 88,000 तोड़ता है तो नीचे लेवल पे अच्छी चांदी मिल सकती है जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जी, आपने वक्त दिया और चांदी पर अपनी राय आपने रख दी। चलिए, कुछ और दर्शकों के अब सवाल ले लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं शो को। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या लग रहा है? रेगुलर कॉलर है, हर दिन कॉपर पे राय पूछते हैं। भूपेश जी बताइए, कॉपर में क्या करना चाहिए इनको? जी सर, कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कॉपर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, परंतु आज एक अच्छा डिप कॉपर के भाव में देखने को मिल रहा है। कॉपर में 804 का लेवल अभी पकड़ के चलना चाहिए। जब तक बाजार 804 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी रखें और ऊपर में 821, 823 के लेवल बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। बाजार इन भाव के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फर्दर रैली आने वाले महीने में देखी जा सकती है। अगले दर्शक है कुंभराम चौधरी हैं जयपुर से। सोने और क्रूड में इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और जानना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या लगा है दोनों ट्रेड में। आप बता दीजिए प्रथमेश जी, गोल्ड में और क्रूड में लॉन्ग पोजीशन इन्होंने ली है, अब सेल क्या लगा है?
88,700 बेहतर एंट्री है, तो ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेड के 87,900, दोबारा से 90,200 90,500 वापस देखने को मिल सकता है। तो ये और आप जी जी क्रूड में जो है वापस 6,000 मेक या ब्रेक सिचुएशन होगा, तो 6,000 के ऊपर ये तेजी जारी रहेगी। सितंबर वायदा जो है 5960 के करीब खरीदना चाहिए इनको, 5880 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 6160 के रखना चाहिए। ओके। आप एक बार बता दीजिए गोल्ड और क्रूड की लॉन्ग पोजीशन में क्या स्टॉप लॉस लगा ले भूपेश जी? सर गोल्ड की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 73,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं क्रूड की बात करें तो मैं क्रूड में कहूंगा कि क्रूड का वायदा जब तक 6,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक क्रूड में नई खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। नीचे में जो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो 5,750 5,700 के आसपास मिलेगा। इसलिए क्रूड में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए अभी, और गोल्ड का स्टॉप लॉस 73,800। तो गो ये क्रूड में अभी लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए भूपेश जी को लगता है, और 73,800 के स्टॉप लॉस के साथ आपको गोल्ड खरीदने की सलाह भूपेश जी की तरफ से है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अमित हैं नासिक से। इनका सवाल है क्रूड ऑप्शंस इन्होंने बाई किया है, 6,000 के स्ट्राइक की कॉल बाई की है 189 पे, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स बाई किया है 232 रुपए पे। अब प्रथमेश जी बताइए क्या करना चाहिए? कॉल ऑप्शंस इन्होंने खरीद लिया है क्रूड की, क्या सही है क्या? प्रथमेश जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। क्रूड का कॉल जो है एट द मनी कॉल ऑप्शन है, बेहतरीन है, प्राइस के नजदीक ही है, तो ये अपने कॉल पोजीशन जो प्रीमियम पे खरीद रखा है इन्होंने वो खड़े रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो फ्यूचर्स वाला भाव है वो 6160, अगर ये जाता है तो इनका जो ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएगा, तो क्रूड के ऑप्शन में खड़े रहे। मुझे पता नहीं फिलहाल यहाँ पे प्रीमियम क्या चल रहा है इस काउंटर में, बट ओवरऑल जितना भी यहाँ पे 160 रुपए की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 60 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप उनकी पोजीशन प्रीमियम के यहाँ से रखें। और दूसरी कॉल इनकी नेचुरल गैस पे थी। नेचुरल गैस 232 का इनका एक्यूमुलेशन है, फिलहाल 203 204 के आसपास ट्रेड हो रही है, काफी नीचे है। नेचुरल गैस में एक चीज तो है कि आप अगर ट्रेड जो ले तो स्टॉप लॉस के बिना न ले। फिलहाल जो है डायरेक्शन यहाँ पे 213 और 215 तक अपसाइड दिख रहा है, लेकिन ऑप्शंस में आप रणनीति अपना सकते हैं। 200 का कॉल का स्ट्राइक ऑप्शन जो है 200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो खरीदना चाहिए, 5 रुपए की प्रीमियम पे मिल रहा है, 2 रुपए का स्टॉप लगा, टारगेट 12 के लिए रखे। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ है गगन है दिल्ली से। इनके पास दो पोजीशन है, एक कॉपर की है 815 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, और क्रूड को इन्होंने 5917 रुपए पे शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? 815 पे लॉन्ग पोजीशन है, नुकसान हो रहा है कॉपर में, और क्रूड शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पर भी नुकसान है, नीचे काफी नीचे शॉर्ट किया है, क्या करें अब? जी सर, पहले क्रूड की चर्चा करेंगे। क्रूड में मैंने जैसे अभी बताया कि क्रूड में मुझे लगता है कि 6,010 का स्टॉप लॉस है, इनको फॉलो करना चाहिए, और नीचे में बाजार 5,850 5,750 तक बहुत आसानी से मिल सकता है, तो इन्हें शॉर्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए। वहीं बात करें कॉपर की, तो कॉपर में 802 का आइदर 804 का, दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पकड़ सकते हैं और अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। जहां कहीं भी भाव आते हैं अपसाइड में, वहां इन्हें एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन हैं, हल्दी और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे भूपेश जी? हल्दी में पहले बताइए, फिर नेचुरल गैस में इनको बताइएगा। जी सर, हल्दी की बात करें तो हल्दी का वायदा 14,600 से लेकर और नीचे में 12,900 तक के जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो अपसाइड में हल्दी लेने से दूरी बनानी चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 14,500 700 में हल्दी बेचता है तो स्टॉप लॉस 14,800 के ऊपर का रखें, और नीचे में 13,500 12,900 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं एनजी की बात करें तो एनजी का चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और लंबे समय से पॉजिटिव बना हुआ है। इस पूरे महीने में पॉजिटिविटी देखी गई है। मुझे लगता है कि 198 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा। 213 222 के टारगेट बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं
जब्बार मंसूरी है भोपाल एमपी से 74,000 रुपए पे 2 लॉट गोल्ड बेचा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्रथमेश जी क्या करें, इन्होंने सेल किया है गोल्ड को 74,000 पे, क्या करें? 74,300 के स्टॉप लॉस से खड़े हैं, बट इन्होंने कॉन्ट्रा कॉल लिया है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट काम किया है, तो फॉलिंग नाइफ को पकड़ने जैसा है ये। तो स्टॉप लॉस के बिना यहाँ पे काम न करें फर्स्ट, और दूसरा जो है, अगर इन्होंने सेल किया है तो 74,300 का स्टॉप लॉस लगाए। 300 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर काम करने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम देवासी है मारवाड़ से। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, डायरेक्शन के बारे में बताइए प्रथमेश जी, क्या डायरेक्शन आपको दिख रहा है एनजी में? 214 से 215 तक दोबारा से देखने को मिल सकता है, बट वोलेटाइल रहने की उम्मीद है यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं अगर कोई रणनीति अपनानी तो 203 के आसपास सितंबर पहले खरीदे, 199 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 213 के लिए रखे। तो ये सलाह है आपके लिए नेचुरल गैस को लेकर जयराम जी के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। आज भी करीब 2.5-3% की तेजी ग्वारसीड ग्वारगम में दिखी है। ग्वारगम का अक्टूबर का वायदा 11,250 के ऊपर निकल चुका है, ग्वारसीड का वायदा 5700 के आसपास है। लेकिन खेती का क्या हालचाल है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, ये समझते हैं। हमारे साथ अजीत सिंह हैं, किसान है राजस्थान से। शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। सर आप सबसे पहले बताइए फसलों की क्या रिपोर्ट है और आप किस इलाके में आपकी खेती है, ये भी बता दीजिएगा। खेती है हमारे इलाके में तो आपके बिजाई तो बहुत है, लेकिन फसल में आपके बीमारियां पता नहीं क्या है, न तो ग्रोथ कर रही है फसलें, और अब बरसात की कमी और साथ में हो गई है। तो फिलहाल तो अब खराब ही है हालात ग्वार के। अब आगे कुछ कह नहीं सकते, अगर 2-4-5 दिन में बरसात हो जाती है जब, तो देखो फिर अलग ही कोई होगी, लेकिन फिलहाल तो ग्वार की फसलों में ओके गड़बड़ी है। ओके, तो आप किस इलाके से की खेती की बात कर रहे हैं सर? बीकानेर साइड से हैं आप या गंगानगर से? बीकानेर साइड से हैं। ओके, तो बीकानेर की खेती का वहां पर अभी भी मानसून का इंतजार है, तो क्या लग रहा है आपको, इससे पैदावार पर असर होगा? अगर ये बारिश में देरी हुई या नहीं हुई तो पैदावार कम हो सकती है, यील्ड पर असर होगा सर? हाँ, पैदावार तो कम होगी। फसलों में भी आपके बीमारी भी है, ग्वार की फसल खराब है, अच्छी नहीं है। ओके, और भगवान अगर बरसात कर दे तो बात कुछ कोई फर्क पड़ जाए तो अलग बात है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, ग्वार की फसलें खराब थी और अचानक 2-4 रोज में अच्छी बरसात हुई, ग्वार की फसल अच्छी हो गई थी पिछले साल। इस साल भी वही हालत है कि बीजान तो बहुत है, क्यों बरसातें पहले खूब हुई, लोगों ने खूब बिजाई की है, लेकिन अब फसलों की हालत खराब है। ओके, फसलों की हालत खराब है सर। जिस तरह के हालात है खेत में ग्वार की खेती की, आपको क्या लग रहा है पिछले साल से पैदावार यील्ड कमजोर रहने की संभावना है कि उसी आसपास रहने की? बिल्कुल कमजोर रहेगी सर पिछले साल से। ओके, अभी तो ऐसा ही है और आगे तो कुछ कह नहीं सकते, कोई बरसातें वगैरह हो जाए। और बाकी फिलहाल तो खराब ही है ग्वार की फसल। ओके सर, आप बारानी एरिया की बात कर रहे हैं, बाकी नहरी क्षेत्र का क्या हाल चाल है, वहाँ की कुछ रिपोर्ट है सर आपके पास? नहरी में ग्वार की बिजाई बहुत कम है आपके। ओके, तो किस फसल की खेती ज्यादा हुई है उस बार? आपके मूंग और मोठ, ये लोगों ने बहुत बीजी है। ओके, तो दोनों तरह की दिक्कत है। एक तो आपको ये फसलों पर भी मार है, आपने जहां पर खेती ज्यादा की, जैसे बीकानेर में आप जैसा कह रहे हैं कि खेती ज्यादा हुई है लेकिन फसलों को नुकसान है, बीमारियां लग रही है, खेती तो बहुत हुई, और नहरी क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि उस बार खेती ही कम हुई है, मूंग मोठ की ज्यादा खेती हुई है, ऐसा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल मूंग मोठ ही ज्यादा है, और ग्वार की फसल आपके पानी वाली नहरी है उसमें भी ग्वार कम ही लोगों ने बिजाई की है। ओके, शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि ग्वार की खेती का क्या हाल चाल है, क्योंकि आप ग्राउंड के लोग हैं, रियल स्थिति आप खेतों में देखते होंगे, वो आपने लोगों से शेयर की। और देखिए जैसा वो अजीत जी कह रहे थे और उसका असर भी दिख रहा है। वायदा में 2.5%
से ज़्यादा की तेज़ी ग्वारगम 2.5% के आसपास ग्वार सीड में, और ये तेज़ी पिछले हफ्ते से ही चली आ रही है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर ग्वार कीमतों में, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग दाम बढ़ने का, और वो अब दिखना शुरू हो गया। आगे देखते हैं। हालांकि फसलों को लेकर स्थिति साफ अक्टूबर में ज़्यादा होती है। फिर हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग इलाके के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि हर तरह की राय मिले, एक तरफा राय ना मिले, ये हमारी कोशिश है। चलिए आप बता दीजिए टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है भूपेश जी ग्वार का मार्केट? जी, ग्वार की बात करें तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 7% के आसपास ग्वार गम और ग्वार में बढ़ोतरी देखी गई है भाव में। मुझे लगता है कि ये ग्वार का ट्रेंड इस महीने के लिए पॉजिटिव ही था और मुझे उम्मीद है कि अभी पॉजिटिव रहना चाहिए। 11,350 से लेके 11,450 तक के भाव ग्वार गम अक्टूबर वायदा में देखे जा सकते हैं। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 5,750 से लेके 5,820 तक के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए ग्वार सीड में एक बार कहना होगा कि जब तक बाजार 5,550 के ऊपर है, तब तक इसमें किसी प्रकार की मंदी से दूरी बनाए रखें। वाह भूपेश जी, वक्त कम है। जीरे में बताइए, अच्छी तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे? जी, जीरे में मुझे एक 27,000 27,200 के आसपास एक अच्छी सप्लाई जोन दिखता है। तो हो सकता है बाजार 27,000 से 27,200 के भाव दिखा दे, परंतु ऊपर में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। भूपेश जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आपने जितनी कोशिश हो सकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब लिए। बहुत सारे सवाल आज रह गए हैं, कोशिश करेंगे कल के शो में इन सवालों को लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमने कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी से बातचीत की थी, निधि खरे जी से। उन्होंने महंगाई को लेकर, प्याज की सप्लाई के मुद्दे को लेकर क्या कहा है, आइए सुनवा देते हैं। मैम, त्योहारी सीज़न से पहले टमाटर, प्याज के मामलों में तो आपने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किया। अभी स्थिति क्या आप देख रही हैं और इनकी कीमतों को लेकर के आपको सरकार का अपना आकलन क्या है? देखिए, कुछ अनियन के प्राइसेस में थोड़ी तेज़ी आई, लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत अच्छा बफर स्टॉक है, करीब 4.7 लाख मीट्रिक टन है, और इसका हम रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से उन शहरों में जहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है कंज्यूमर्स की, और जहाँ पे नेशनल एवरेज से प्राइसेस बढ़े हैं, उन सभी जगह पे हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो थोक मंडी है उसमें भी हम बल्क में प्याज को ला रहे हैं, उनका अराइवल सुनिश्चित कर रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इस बार खरीफ की जो सोइंग है और उसके भी जो अराइवल्स हैं, ऑलरेडी कर्नाटक जैसे प्रदेशों में इनका अराइवल्स आना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में हमें प्रोडक्शन के साइड से, अवेलेबिलिटी के साइड से किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं होगी, और निश्चित रूप से प्याज के जो दाम हैं वो मॉडरेट होंगे और कम होंगे। एक आखिरी सवाल, हालांकि ये दो विभाग का मिल करके, लेकिन त्योहारी सीज़न के समय जैसे शुगर है या इस तरीके के और कमोडिटीज़ के प्राइजेस के पर्सपेक्टिव में मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि आपका अपना एनालिसिस क्या कह रहा है? क्या ये कंट्रोल में रहेगा या आपको लगता है कि किसी प्रकार की चिंता करने की बात है? देखिए, सरकार प्राइसेस पे, खास करके फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस पे बहुत ही क्लोज विजिल रखती है। हम अपने 550 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स के माध्यम से प्रत्येक दिन 3 रिटेल और 3 थोक मंडियों से इन प्राइसेस को लाते हैं, और वर्चुअली सरकार के अंदर भी और बाहर भी सभी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो आंकड़े हैं उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो एक पूरा मैकेनिज़्म है जिससे कि प्राइसेस को मॉनिटर किया जाता है, और समय समय पे जो भी कदम उठाए जाते हैं या जाने चाहिए वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर को, आप सेक्रेटरी को सुन रहे थे, निधि खरे जी, जो कह रही थी कि महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार की नज़र है, मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए मॉनिटर यहाँ पर किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।